हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली ऑन यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। हो सके तो लास्ट तक देखिएगा। तो आज के न्यूज़पेपर में पहला आर्टिकल ये है। देखिए, एकदम साइड साइड आर्टिकल है, बीच में सारा टाइम पास पॉलिटिकल स्पोर्ट्स चल रहा है। साइड में इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है कि ट्रायल कोर्ट में प्रीवियस ईयर 2022 में 165 डेथ पेनल्टीज दिए। 2000 सिंस ईयर 2000 सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ पेनल्टीज है जो ट्रायल कोर्ट्स ने दिए, जिसकी वजह से डेथ रो में अब मौत की सजा वाले लोगों की संख्या 539 हो गई है, जो कि सबसे हाईएस्ट है। ठीक है ना, अभी तक 5-6 साल के अंदर। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये एनालिसिस है। एक रिपोर्ट निकलता है, एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, जो प्रोजेक्ट 39A एक क्रिमिनल रिफॉर्म एडवोकेसी ग्रुप है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, वो ये रिपोर्ट निकालते हैं। उसमें ये एनालिसिस करके इन्होंने बताया है कि ये किस वजह से हो सकता है। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, इसमें एक साथ 38 लोगों को डेथ पेनल्टी दिया गया था। फिर ऐसे डेथ पेनल्टी में लोग रिव्यू भी कम करते हैं हायर कोर्ट्स में जाके जजमेंट्स को, और जो हायर कोर्ट्स जाके जजमेंट को इन लोग एनालिसिस करते हैं, उसमें भी कई सारे केसेस जो होते हैं उनको रिमिट या कम्यूट कर दिया जाता है, फिर भी लाइफ सेंटेंसेस मिलते हैं। तो प्रिजन एज अ प्लेस फॉर रिफॉर्म वाला आइडियोलॉजी कम होता जा रहा है, और ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने हाईलाइट किया है। तो इसलिए आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज देखिए, प्रिजन का रोल क्या होता है। प्रिजन, कोई भी इंसान को सजा दिया जाता है क्राइम के लिए, उसका पर्पस होता है रिफॉर्म। फिर सेकंड पर्पस, फर्स्ट पर्पस होता है जस्टिस टू द विक्टिम, एंड सेकंड टू रिफॉर्म द इंडिविजुअल हु इज इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटी। तो वो पर्पस कैसे चेंज हो रहा है और कैसे लोग थोड़ा सा रेडिकल मूव की तरफ मूव कर रहे हैं, उस कंसेप्ट को थोड़ा हाईलाइट करता है ये आर्टिकल। तो ये डेटा इसलिए आपको पढ़ना है बिकॉज प्रिजन रिफॉर्म्स एंड अंडर ट्रायल्स और ट्रायल जजमेंट्स एंड डेथ सेंटेंसेस, रेमिटेशन, कम्यूटेशन के बारे में ये सब कहीं भी मुद्दा आता है अपने एग्जाम में, एक 10 मार्क का मेंस में बन ही सकता है, वहाँ आप इसको हाईलाइट कर सकते हो। दिस विल बी एन एग्जाम्पल पॉइंट। इसको एग्जाम्पल और पॉइंट्स दोनों इसमें मिलेंगे आपको, तो उस कंटेक्स्ट में इसको आप देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये है कि मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री बताइए? एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने एक सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि जो बीटेक ओनली अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसमें एक संख्या घटी है लोगों के पार्टिसिपेशन करने की, एडमिशन लेने की। अभी तक देखिए इंडिया में, देखिए मेन जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीएससी, बीकॉम, बीटेक या बी इंजीनियरिंग जिसको बोलते हैं। तो ये चार कैटेगरी में मेनली एडमिशन लोगों का होता है। इन चारों कैटेगरी में पहले इंजीनियरिंग थर्ड नंबर पर आता था। आर्ट्स में शुरुआत से ज़्यादा नंबर ऑफ बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, फिर बीएससी में, फिर बीटेक में, फिर कॉमर्स में। अब कॉमर्स बीटेक से ऊपर आ गया है। अब माने बीटेक में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम लोग लेस प्रेफर करने लगे हैं। इसके पीछे कुछ रीजंस लोगों ने स्पेकुलेट करके बताया है कि लैब टेक्नोलॉजी पुराने हो गए, इंडस्ट्रियल लिंकेज नहीं होने के कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता इमीडिएट आफ्टर ग्रेजुएशन। काफ़ी सारे इंजीनियर्स लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। इस कारण से लोगों की चॉइस में भी कमी आई है इसके अंदर। इस कंटेक्स्ट में इस चीज़ को हाईलाइट किया गया। आप लोग डेफिनेटली पढ़िए, एजुकेशन कैसे अंडर ग्रेजुएट लेवल पे कैसे चेंज हुआ है ट्रेंड, उसको दर्शाता है। इसमें डेटा और एक पॉइंट आपको मिल जाएगा जो एजुकेशन के बड़े क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, स्पेशली हायर एजुकेशन वाले में। इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक और थर्ड नंबर आर्टिकल ये है कि आपको पता होगा हिंडनबर्ग रिपोर्ट अभी आया था, न्यूयॉर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें उन्होंने बताया था कि अदानी ग्रुप में कुछ कैलकुलेटेड अदानी ग्रुप में कुछ स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है और अकाउंटिंग फ्रॉड है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, अदानी का शेयर 20 से 25% अक्रॉस द बोर्ड घट गया। और फिर इनफैक्ट जो अदानी ग्रुप के मेन हेड है, उनका भी वैल्यूएशन 1/20 हो घट गया। तो आप समझिए, सॉरी 1/5 उनका टोटल फॉर्च्यून कम हो गया। तो इतना इफेक्ट पड़ा उनके रिपोर्ट का। इसकी वजह से अब अदानी ग्रुप बोल रहा है कि भाई देखिए, ये हमारे कंट्री पे अटैक है, ये इंडिया की इंटीग्रिटी और इंडिया के इंडिपेंडेंस पे अटैक है, इक्वालिटी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस पे अटैक है। तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन दूर बैठे बैठे इंडिया का इमेज टार्निश कर रहा है, ऐसा वो स्टैंड ले रहे हैं। एज सच आपको इस आर्टिकल से कुछ नया नहीं मिलेगा एग्जाम के लिए, बट ये समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ होता है। कुछ भी ऐसे दुविधा असुविधा आते हैं, तो देर इज ऑलवेज अ डिस्प्यूट कि फॉरेन कंट्री से द्वारा जनरेट किया हुआ रिपोर्ट इंडियन कंट्री के फंक्शन पे अगर कमेंट करता है, तो उसको हमें ऑथेंटिक मानना है कि नहीं मानना है। अब देखिए, रिसेंटली कुछ टाइम पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डिसकंटिन्यू किया गया बिकॉज ऑफ डेटा इरेगुलरिटीज, आपको पता है वर्ल्ड बैंक का। उसके बाद और भी कई रिपोर्ट्स जो इंडिया के आए, स्पेशली न्यूट्रिशन वाले, जिसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स आता है, जिसमें इंडिया का रैंकिंग को फिर खराब बताया गया। तो वैसे रिपोर्ट पे इंडिया ने काफ़ी डिबेट किया। इंडिया बोला कि भाई फॉरेन कंट्री हमारे एक तो मेथोडोलॉजी गलत फॉलो करते हैं, फिर इंडियन कंट्री के डेटा को वो जो बोल रहे हैं वो कैसे मान लें। फिर स्पेशली कोविड के बाद जितने लोग मरे थे, उस पर भी डब्ल्यू ने एक नंबर दिया, वो इंडिया के नंबर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड था। तो उस पर भी इंडिया बोली कि भाई गवर्नमेंट डेटा क्यों नहीं माना जा रहा है।
तो इस तरह के डिस्प्यूट चलते रहते हैं। इस कंटेक्स्ट में आपको ये आर्टिकल का अपडेट को पढ़ना है। और कभी एक 10 नंबर का बड़ा क्वेश्चन बन गया कि रिपोर्ट्स, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के बारे में इंडिया का जो रिव्यू रहा है उस कंटेक्स्ट में चांसेस कम ओवर बन सकता है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। और कभी कभी आप फॉर्डर पॉइंट्स में यूज़ कर सकते हो। और कभी कोई ऐसे का टॉपिक ऐसा बन गया जहाँ पर आप इसको लिख पाओगे तो भी आपके काम आएगा। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में मैंने बताया बिकॉज ये एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बन रहा है कहीं ना कहीं इस टॉपिक के लिए कि फॉरेन रिपोर्ट्स और इंडियन ओपिनियन के ऊपर। फिर एक अगला आर्टिकल देखिए, ये है कि पार्लियामेंट में मिलेट मेनू इंक्लूड किया गया। उसमें मेनू में क्या है, सारा आइटम मैंने पढ़ के देख लिया, उसमें एग्जाम के लिए कोई रिलेवेंट बात नहीं है। आप चाहो तो पढ़ सकते हो, मैंने हाईलाइट कर दिया। पर मेन ये हरा वाला पार्ट जो मैंने बताया ये पढ़ने लायक है। और ये भी पढ़ने लायक बात है कि 2023 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है। गवर्नमेंट का एम जो है कि मिलेट प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ाना ताकि स्मॉल फार्मर्स को उसका बेनिफिट मिले फर्स्ट। फिर इंडिया जो है टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड में आता है। फिर कंट्री का जो मिलेट एक्सपोर्टेड है उसका वैल्यूएशन बढ़ गया है पिछले साल। उसके बाद मेजर मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इनका नाम दिया है। तो ये 3-4 बातें। और फिर 2023 इज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल से। बस बाकी आप पढ़ो ना पढ़ो इच्छा है, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अगले पेज में देखिए कैरी फॉरवर्ड आर्टिकल है। इसमें एक रिपोर्ट जो मैंने बताया एनुअल डेथ पेनल्टी रिपोर्ट, उसके बारे में कुछ कैरी फॉरवर्ड जानकारी है। देन सेकंड, जो सर्वे किया था एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बीटेक के ऊपर, उसके ऊपर कुछ जानकारी है। फिर आते हैं नेक्स्ट पेज में। इस पेज में देखिए दो बात बहुत इंटरेस्टिंग है। दोनों आर्टिकल एक्चुअल में रिलेवेंट है आपके समझने के लिए। इन दोनों पे 10-10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है और एक पे तो ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए यूएनएससी जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब कई लोग बोल रहे हैं, कई टाइम से इंडिया भी काफ़ी टाइम से पिच कर रहा है कि उसको एक रिफॉर्म की ज़रूरत है बिकॉज ये करंट जियोपॉलिटिकल रियलिटीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। अब जैसे रशिया ने यूक्रेन पे वार किया तो रशिया ने अपने अगेंस्ट सारे जो एजेंडा उठे उस सबको वीटो कर दिया। ऐसे चाइना के अगेंस्ट कुछ बात हुआ तो चाइना ने वीटो कर दिया। पाकिस्तान के अगेंस्ट कुछ बात हुआ तो भी चाइना ने वीटो कर दिया बिकॉज इंडिया को काउंटर करना है। तो इस तरह से वीटो पावर की वजह से कुछ जो परमानेंट 5 मेंबर्स है वो एक्चुअल सिक्योरिटी काउंसिल का जो कोर पर्पस है वर्ल्ड में पीस मेंटेन करना, वो होने ही नहीं दे पा रहा है। बिकॉज उन्हीं में से कोई ना कोई वार कर देता है, कुछ नहीं तो यूएस कुछ बवाल कर देगा। तो बाकी लोग सब देखने के लिए थोड़ी ना बैठे यार। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग राजा बन गए 5 कंट्री फिर आप लोग कुछ भी करते रहोगे। तो वो एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को देखते हुए भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो हैं, यूएनजीए के प्रेसिडेंट, जो खुद एक हॉलैंड माने आई थिंक हंगेरियन, हंगरी से रहने वाले आदमी हैं, तो उनका ओपिनियन ये है कि अभी वो इंडिया विजिट कर रहे हैं तो उन्होंने बताया कि खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि यूएनएससी जो है टुडेज वर्ल्ड रियलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता और इसे रिफॉर्म करने की जरूरत है, ये पैरालाइज्ड हो गया है। इसका एग्जाम्पल रशिया यूक्रेन वॉर है, ऐसा इनका ओपिनियन था। इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल हल्का रीड करना बनता है और इसमें आपको फिर सोचना है कि यूएनएससी को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, उस पर कुछ सॉल्यूशन आपको ढूंढने चाहिए। फिर दूसरा आर्टिकल मन की बात के लिए लिया गया है, पर इसमें देखिए रिलेवेंट बात क्या है, इस आर्टिकल में डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा बात हुआ है। डेमोक्रेसी में ये बात हुआ है कि बताया कि इंडिया जो है डेमोक्रेसी का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का, ऊपर से सबसे एंशियंट डेमोक्रेसी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है इंडिया को। उस कंटेक्स्ट में आर्टिकल है, इसमें 3-4 इंडियन कंटेक्चुअल में डेमोक्रेसी की ओल्ड एग्जाम्पल्स है जिसको आप एज ए पॉइंट या ऐसे सब्सटैंशिएशन यूज कर सकते हो अपने आंसर में। पहला ये कि बी आर अम्बेडकर ऐसा मानते थे कि बुद्धिस्ट भिक्षु संघ जो है, जो पार्लियामेंट की तरह इक्विवेलेंट टू पार्लियामेंट है, और वो इंस्टीट्यूशन में कई सारे रूल्स रेगुलेशंस होते थे, मोशंस, रेजोल्यूशन, कोरम, वोटिंग, काउंटिंग, वो सारा प्रोसीजर होता था। उनका मानना है कि उस जमाने के करंट पॉलिटी को रिप्रेजेंट करता था, तो एक एंशियंट बात हो गया ये। फिर सेकंड, तमिलनाडु में एक विलेज है उथिराम मेरूर, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला 1100 से 1200 साल पुराना, जिसमें अभी भी मेंशन किया हुआ है कि ग्राम सभा में लोग कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, इलेक्शन क्या है। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने डेमोक्रेसी को दर्शाता है। फिर तीसरा उन्होंने बताया कि अनुभव मंडपा जो भगवान बासवेश्वरा का 12th सेंचुरी बनाया हुआ प्रिंसिपल्स वैल्यूज है, वहाँ पे फ्री डिबेट और डिस्कशन को इनकरेज किया गया है। तो ये हमारे डेमोक्रेसी को दर्शाता है एंशियंट टाइम से। प्लस अभी रिसेंट में पर्पल फेस्ट हुआ था गोवा में, जो इंक्लूसिव है, जो यूनिक एफर्ट है वेलफेयर ऑफ दिव्यांग्स को बताने के लिए। प्लस उन्होंने और 2-3 बात हाईलाइट किया कि इंडिया ने डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग इंडिया में इंक्रीज हुआ है, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट इंडिया में इंप्रूव हुआ है। इंडिया का रैंकिंग आज पेटेंट फाइलिंग में 7th है और ट्रेडमार्क में 5th है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम लोग 40th रैंक पे है वर्ल्ड में। जब हम लोग 2015 में स्टार्ट किया तो 80th रैंक पे थे। तो ये सब जो साइंटिफिक टेम्परामेंट ग्रोथ इंडिया के अंदर हो रहा है, ये इंडिया का साइंटिफिक प्रोग्रेस को दर्शाता है। तो इस एग्जांपल को भी यूज कर सकते हो। प्लस ड्रीम ऑफ इंडिया, जो टेकार्ड एक बोला जाता है कि टेक्निकल डेकेड, जो इंडिया है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करके डोमिनेट कर सकता है टेक्नोलॉजी और इंडियन मार्केट को। टेक्नोलॉजी ये इंडिया अचीव करने के राह पे है। और इनफैक्ट इन्होंने एक और पॉइंट हाईलाइट किया है कि यूथ में स्पोर्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में हम लोग और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। तो देखिए 3 एस्पेक्ट है, 3 ब्रॉडर एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स,
ग्रोथ माने इनोवेशन एंड सेकंड इज डेमोक्रेसी। ये तीनों एस्पेक्ट को दर्शाया गया, प्लस डेमोक्रेसी में ज़्यादा वेटेज है। तो तीनों एस्पेक्ट का पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो, डेटा भी आपको यहीं मिल जाएगा या आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ये आर्टिकल में ऐसे मैटर है, 4 से 5-6 ऐसे मैटर है जो आप डायरेक्टली आंसर में यूज़ कर सकते हो और वेरी सिग्निफिकेंट, यूजफुल, सिंपल एंड यूजफुल। फिर अगला आर्टिकल देखिए, ये है इंडिया मंगोलिया रिलेशन के बारे में। मंगोलिया का एडिटोरियल है। मंगोलिया के जो एम्बेसडर इंडिया में आए हैं उन्होंने इसको रिप्रेजेंट, इस आर्टिकल को क्यूरेट किया है। तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम एज सच। बट एक्सप्लेन पेज में आते हैं। एक्सप्लेन पेज में देखिए ज्योग्राफी के रिलेवेंट एक इंपॉर्टेंट अपडेट है पोलर वोर्टेक्स के बारे में। आपको पता होगा पोलर वोर्टेक्स क्या होता है। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या होता है, स्पेशली ये ज़्यादातर अपने को साउथ पोल में ज़्यादा एग्रेसिव देखने को मिलता है, पर इसके वजह से जो इफेक्ट है वो नॉर्थ पोल में ज़्यादा देखने को मिलता है, नॉर्थ और नॉर्दर्न रीजन में। क्या होता है, जेट स्ट्रीम होता है। जेट स्ट्रीम माने फास्ट ब्लोइंग विंड होता है। वो एक पाइप टाइप का बन जाता है अपने पोलर रीजन के पास, और उसके अंदर क्या है, पूरा कोल्ड विंड्स फ्लो करते रहते हैं। कई बार मिड लैटिट्यूड एरियाज, मिड लैटिट्यूड रीजन से लेके पोलर रीजन के में जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ वार्मिंग, कई बार वो टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कोल्ड विंड, इतना स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड नहीं बन पाता, जिस कारण से पोलर वोर्टेक्स फॉर्म नहीं हो पाता। और जो जेट स्ट्रीम है वो वीक होने के कारण जो पोलर वोर्टेक्स है वो नॉर्दर्न या सदर्न, नॉर्दर्न में कॉन्टिनेंट साइड मूव कर जाता है, जिसके कारण वहाँ के रहने वाले लोगों को, यहाँ वहाँ के रीजन में काफ़ी प्रचंड ठंड पड़ता है। ये चीज़ यूएस में देखा गया था लास्ट मंथ, और ऐसा माना जाता है कि एशिया में जो चिल वेदर अभी आ रहा है, स्पेशली सेंट्रल एशिया में, वो भी इसी वजह से है। तो इसके कंटेक्स्ट में पोलर वोर्टेक्स समझाया गया है। तो पोलर वोर्टेक्स ज्योग्राफी का पार्ट है, इससे प्रीलिम्स का क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है। मेंस का बनने का चांसेस कम है, पर मेंस का क्वेश्चन में सब पार्ट जरूर आ सकता है। किसी दिन आर्टिक में इफेक्ट्स के बारे में पूछ दिया तो पोलर वोर्टेक्स वाला बात आ सकता है। फिर सेकंड आर्टिकल देखिए, ये है इन्फ्लेशन इन मिल्क। एज सच ये आर्टिकल एग्जाम में कभी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट नहीं आएगा, पर इसमें ऐसे 2-3 बातें हैं इन्फ्लेशन इन मिल्क वाले में जो आपको समझने में हेल्प करेंगे कि डेयरी इंडस्ट्री का क्या चैलेंज है। स्पेशली कोविड के दौरान डेयरी इंडस्ट्री को क्या चैलेंज फेस हुआ, इस कंटेक्स्ट में आपको इस आर्टिकल को पढ़ना है। इस तरह नहीं पढ़ना है कि मिल्क का प्राइस कैसे बढ़ गया, पर डेयरी इंडस्ट्री और मिल्क इंडस्ट्री को क्या चैलेंज फेस हुआ कोविड के दौरान, उस कंटेक्स्ट में आपको डेयरी इंडस्ट्री का चैलेंज को समझना है। उसमें ये रिलेवेंट बन सकता है। इसमें कोई अच्छा बात बताया गया कोविड के दौरान, जैसे कि जो काउज है, बफेलोज है, उनके मिल्क में क्या चेंजेस आया, फिर जो 15 से 24 महीना लगता है एक काफ को फिर बड़ा गाय बनने में, जो दूध देगा, वो जो टाइम पीरियड है, उसके अंदर जो अभी जनरेशन जो मिल्क दे रहा है वो कोविड के दौरान काफ था, उसको प्रॉपर मिल्क फीडिंग नहीं हुआ बिकॉज ऑफ कि उसके इतना काउ फीड का कॉस्ट इतना हाई था, प्लस कोविड के दौरान मिल्क का डिमांड भी कम था। तो जो फार्मर्स है जो काउ को ब्रीड कर रहे हैं उनको इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि वो काउ को ठीक से पाल सके। तो इस कारण से जो अभी का काऊ है वो नेचुरली वीक है, वो उतना दूध प्रोड्यूस नहीं कर सकता, पर ये आने वाले सीजन में ठीक हो जाएगा, ऐसा इनका मानना है। फिर गवर्नमेंट क्या करे, ये सब एस्पेक्ट इसमें कवर किया गया, आप लोग डेफिनेटली देख सकते हो। फिर हाई कोर्ट, अब देखिए सेफ एबॉर्शन, जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वाला आर्टिकल फिर भी 2-3 दिन से न्यूज़ में है। तो उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल फिर एक एक्सप्लेन वाला पार्ट आया कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो रिसेंट एक दो नहीं, चलिए रिसेंट समझ लीजिए साल 1.5 साल के अंदर जो जो एबॉर्शन के जजमेंट आए हैं वो कैसे डिबेटेबल है, वो आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, और फिर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ एक्ट कहाँ स्टैंड करता है सब में। बिकॉज किसी जगह 24 वीक्स में प्रेगनेंसी अलाउ कर दिया गया है, किसी जगह 29 वीक्स में अलाउ कर दिया गया है, किसी जगह 33 वीक्स में अलाउ कर दिया गया है। तो फिर लॉ का मतलब ही क्या है, मेन मुद्दा ये है। तो इस कंटेक्स्ट में 3-4 जजमेंट है। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, फिर एक बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है, फिर न्यू केस सुप्रीम कोर्ट के सामने अभी जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट 2 फरवरी को केस सुनेगा, उस कंटेक्स्ट में पूरा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एबॉर्शन डिबेट को चर्चा किया गया है, जिसमें इंडियन पॉलिटी का बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये आर्टिकल आपको पूरा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग दे देगा, एटलीस्ट इन द रिसेंट 2 ईयर्स। इसके पीछे खाली एक एडिशनल एलिमेंट बच जाता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो पुराना वाला है उसका एलिमेंट जो है, उसमें क्या प्रोविजन, तो उसमें क्या चेंजेस आए अभी के रिसेंट एक्ट में, बस वो वाला पार्ट एडिशनल है, बाकी सारा इसमें कवर्ड है। तो ये दोनों कंबाइन कर दोगे तो इस टॉपिक का जितना क्वेश्चन बन सकता है आप सब आंसर कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल जैसे हम लोग कल देखे थे कि मुगल गार्डन को अमृत उद्यान बोल दिया गया है, तो उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात किया गया है। एज अ जस्ट क्यूरियस बंदे की तरह हल्का पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनने का चांसेस कम है। सो दिस वाज इट आज की न्यूज़पेपर में। आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन हमारे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको हाईलाइटेड पेज पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।